का मकसद क्या था? क्या यहाँ से शुरुआत की है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट को की शुरुआत मैंने, क्योंकि महाराष्ट्र बेस हमारी पार्टी है, हमने औरंगाबाद से शुरू किया है और यहीं से मैं शुरू करके पूरे देश में जाऊंगा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए, बताने के लिए कि जो सरकार मौजूदा है, ये सरकार देश को कहाँ ले जाना चाहती है और हम लोग सरकार कहाँ ले जाना चाहते हैं। ये देश को तोड़ना चाहती है, ये देश को गिरवी रखना चाहती है, ये बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे रही है, इन्हें नोटबंदी करके देश को बर्बाद कर दिया, इसने किसानों पर अत्याचार किया है, जितनी चर्चाएं इन महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, पेंशन व्यवस्था ख़त्म कर दिया जो एक ज़रूरी थी पेंशन व्यवस्था, तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग जा रहे हैं। और मुझे खुशी है आज कि मैंने औरंगाबाद से अपना प्रोग्राम शुरू किया है। कल मेरा पूना में प्रोग्राम है, फिर मैं सेकेंड फेज़ में आऊँगा। अभी गुजरात का चुनाव चूँकि होने जा रहा है, 3 सीटें वहाँ हमको मिली हैं सब गठबंधन में, हम वहाँ भी जाएंगे चुनाव लड़ाने के लिए। हमें उम्मीद है हमारे प्रत्याशी वहाँ जीतेंगे और शरद पवार जी के नेतृत्व में जो आज एनसीपी चल रही है, ये बहुत मजबूत चल रही है। हमें एक मजबूत लीडर मिला हुआ है और हमें ये भी महसूस हो रहा है कि पूरा समूचा विपक्ष जो है देश का, वो उन्हीं के नेतृत्व में काम करना चाहता है, उनकी बात मानता है, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, हर आदमी उनकी बात मानने को तैयार होता है। तो आज एक अच्छा माहौल जो देश में बन रहा है, दो भारतीय जनता पार्टी तो एकदम लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है। हिमाचल का चुनाव, गुजरात का चुनाव 1 तारीख में होना चाहिए था, लेकिन डर और खौफ के मारे कि हम हार न जाएं, उन्होंने हिमाचल चुनाव अलग कराया और वो गुजरात चुनाव अलग कराया। और जब देखा गुजरात भी हम हार रहे हैं तो उन्होंने फ़ौरन एमसीडी दिल्ली चुनाव करा दिया। तो वो भयभीत करना चाहते हैं, लोगों को डराना चाहते हैं, लोगों को बांटना चाहते हैं और हम जोड़ना चाहते हैं, हमारी पार्टी जोड़ना चाहती है। इसी संदेश को लेकर हम निकले हैं और आगे जाएंगे। महाराष्ट्र में कई सारे मुद्दे हैं और यहाँ पर आप क्या करेंगे महाराष्ट्र में? जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने पहले दिन ही सरकार बनाई थी, फिर वो कैंसिल हो गया था, तो कई सारे मुद्दे हैं महाराष्ट्र में, आप उसे किस तरह देखते हैं? देखिए, महाराष्ट्र में कोई मुद्दे नहीं, महाराष्ट्र में ज़बरदस्ती का मुद्दा है, दादागिरी की मुद्दा है। एक अच्छी सरकार चल रही थी, उस सरकार को ज़बरदस्ती बेईमानी के जोर पर दबाया गिराया गया, ईडी का डर दिखाया गया सारे विधायकों को और दौड़ करके आज हमारे बीच में एक नई सरकार बना दी गई। और यही वो हर जगह कर रहे हैं। गोवा में भी हमारी सरकार गिराई गई, हमारी सरकार मध्य प्रदेश में गिराई गई, तो हर जगह वो सरकार गिराने का काम करते हैं और ज़बरदस्ती कब्जा करने की बात करते हैं। ईडी और सीबीआई खौफ दिखाते हैं। ईडी कोई नहीं जानता थी देश में, कोई नहीं जानता, मैं ख्याल आप लोग कम जानते रहे होंगे, जबकि आप चौथा स्तंभ माने जाते हैं देश में। लेकिन आज रिक्शे वाला और ऑटो वाला भी कहता साहब ईडी जांच हो रही है, ईडी जांच हो रही है। तो इस स्तर तक ईडी गिरा दिया है, सीबीआई गिरा दिया है। लेकिन जनता उसको अब समझ चुकी है। 10 साल में 2024 में मुझे लगता है एक निर्णायक फैसला होगा और देश के हित में होगा। माइनॉरिटी माइनॉरिटी के लिए माइनॉरिटी का जो आप लेकर चल रहे हैं मामला, वक्फ बोर्ड और दूसरा मौलाना आज़ाद फाइनेंस, ये सब इस चीज़ों में हमारी सरकार बनेगी तो हम बात करेंगे, अपने लीडर से बात करके जो अच्छा उचित काम हो कराया जाएगा। वक्फ एक्ट 1995 और वार्षिक एक्ट जो खत्म करने की बात की जा रही है, इसको लेकर आप लोगों ने कैसे? नहीं, हम जब हमारी सरकार बने, क्योंकि हमारी नहीं, सरकार तो है सरकार नहीं। बननी है की बात नहीं है ये। अभी क्या आप उसके ऊपर करने वाले, ये बताइए। क्या पूछा? वक्फ एक्ट जो 95 खत्म किया जा रहा है, कहाँ? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में ऑल इंडिया है। उसका विरोध करेंगे, उसका विरोध करेंगे। 22 दिसंबर को दिल्ली में हमने एक जलसा बुलाया है मौलाना आज़ाद एजुकेशन पे, उसमें इस पर पूरी चर्चा होगी। हमारे एजेंडे में यह है, आपकी बात जो है उस पर हम खुल के विरोध करेंगे इसका। सर, अभी देखा जा रहा है कि जो ईडी और सीबीआई की है वो तो अभी नेताओं की वजह से लोगों को पता चला है, लेकिन एनआईए, एटीएस, इसकी वजह से कई सारे जो मुस्लिम नौजवान हैं वो आज भी जेलों में बंद है और कई सारे जो नौजवान हैं वो बेगुनाह रिहा हो रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? अब आप देखिए, सभी रिहा हो रहे हैं, आफरीन खान रिहा हो रहे हैं, इसका तो वो भी ज्यादती हो रही है। गलत तरीके से फंसाया, शाहरुख खान के बेटे को गलत तरीके से फंसाया गया, सिर्फ या तो पैसा लेने के लिए, उनकी बदनाम करने के लिए। दो ही बातें हो सकती हैं। तो तमाम इसी तरीके से गलत काम कर रहे हैं। अब सीआईडी शंकर जी भर गया, सीबीआई जांच का ईडी, तो अब एनआईए निकाल दिया उन्होंने। इसी तरीके से एसटीएफ हमारे यहाँ निकाल दी गई यूपी में। तो हर जगह कोई ना कोई नई एजेंसी निकाल करके सिर्फ परेशान करने का काम कर रहे हैं, दबाव बनाने का काम कर रहे हैं और दबाव बनाकर अपना लाभ उठाने का काम कर रहे हैं। यही इनका काम है। कई मुस्लिम तंजीमें हैं जिन्हें बैन किया गया है, उस पर क्या कहना है आपका? अब देखिए, मैंने आपसे कह दिया कि आरएसएस के एजेंडे सरकार चल रही है।
ये गांधी जी के एजेंडे में नहीं चल रही है, भीमराव अम्बेडकर के एजेंडे में नहीं चल रही है, ये सरदार पटेल के एजेंडे में नहीं चल रही है, ये मौलाना आज़ाद के एजेंडे में नहीं चल रही है, ये आरएसएस के एजेंडे में चल रही है। आरएसएस एजेंडा यही सब है और ये होगा, लेकिन 2024 में जब ये सत्ता से जाएंगे फिर लंबा परिवर्तन होगा। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। सर महाराष्ट्र में मुस्लिम और क्या चल रहा है? एक वीडियो क्लिप वायरल हुई थी ये देखिए, ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा नहीं है, ये कोई मुद्दा ही नहीं है पार्टी में। कुछ लोगों ने शरारत की थी, हम लोग इसकी निंदा करते हैं। और हरी महाराष्ट्र में मुमरा और भिवंडी जैसे इलाकों के मुसलमानों को वोट दी जाती है, महाराष्ट्र के दूसरे शहरों को ले दिया गया, इस पर आपकी क्या राय? नहीं, जहाँ नहीं देगी हम लोग, अगर हमारे पास इसकी रिपोर्ट आएगी, खबर आएगी, तो हम उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे वर्कर मिलेंगे तो हमने समायोजित करेंगे। ये ज़रूर करना पड़ेगा, किया जाएगा, सर महाराष्ट्र लेकिन अच्छे लोग मिले तो। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के बाद जाती बिल्डिंग नहीं है उनकी, अभी वहाँ पर बिल्डिंग ही नहीं है वो लोगों को अच्छे से। औरंगाबाद में उनका ऑफिस है, अभी औरंगाबाद में उनका हेड ऑफिस ये आज नहीं तय हुआ। देखिए, उसके पीछे हम लोग एक कारण समझ लें कि महाराष्ट्र में वक्फ की ज़्यादातर ज़मीनें निज़ाम स्टेट के कारण मराठवाड़े में थी, इसलिए उस समय 40-50 साल, ये वसंतराव नाइक से भी पहले चौहान साहब के ज़माने में ये तय हुआ कि मराठवाड़े में सबसे ज़्यादा ज़मीनें, लाखों एकड़ ज़मीन है, इसलिए वक्फ बोर्ड का जो हेड ऑफिस होगा वो औरंगाबाद होगा। अभी उसकी एक ब्रांच मुंबई में की गई है, वहाँ विधानसभा में उसका एक कमरा दिया गया है। डॉक्टर अजीज हमारे दोस्त वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, वहाँ से कामकाज चलता था। इस पर अगर ज़रूरत होगी तो विचार किया जा सकता है। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का ऑफिस जो है वो मुंतकिल करने के लिए मुंबई में साबिक वजीर ने कहा था। अब हमारी वजारत नहीं रही है, अगर हमारी वजारत होती तो ज़रूर महाराष्ट्र के सारे बड़े दफ्तर मुंबई में हैं, तो वक्फ बोर्ड को भी हम लोग मुंबई लाने की कोशिश करेंगे। हमारी गाड़बाजी को लेकर जो है कई हो रहे हैं, क्या उससे पार्टी का नुकसान नहीं हो रहा है? कोई जानकारी अभी नहीं है, हमें तो गठबाजी नहीं नजर आ रही। कोई जानकारी नहीं हम लोग। अभी हम सतर्क है, इसमें आपकी भूमिका करेगी? नहीं, वो हमसे जुड़ेंगे नहीं, तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं ना। वो हमसे जुड़ के हमसे न जोड़ेंगे, ना जोड़ पाएंगे। वो तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वो तो बीजेपी को लाभ देने के लिए बनाया उन्होंने पार्टी, वो किसी और के साथ नहीं है। जी, आपने बात करने की कोशिश की थी? नहीं, हम क्यों बात करें जब उनके हम हालात देख रहे हैं, क्योंकि हालात क्या है, और बीजेपी उनको छोड़े हुए है हर मुद्दे पर। बीजेपी उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं दायर कराती, उनके खिलाफ ईडी नहीं कराती, उनके खिलाफ सीबीआई नहीं कराती। तो इसी से ध्यान हमारा बताता है कि वो सीबीआई बीजेपी से मिले हुए हैं। तो जो आदमी मिला हुआ है वो हमारी बात क्यों माने, उनको लाभ उठा रहे हैं, तो हम उनको लाभ कहाँ से दे पाएंगे? एमआईएम की वजह से कई सारा आपको पॉलिटिकल नुकसान हुआ है। देखिए, लोकतंत्र में नुकसान तो होता रहता है। चुनाव में एक आदमी जीता है, 10 लोग हारते हैं। अब 10 का नुकसान कहाँ तक हम लोग आका करेंगे? जीते देखे आदमी ना, और 5 उंगली बराबर नहीं बनाई गई, सीधा अल्लाह मियां बनाया है। तो अगर वो अपना काम करें, लेकिन जो उनका ज़हन है, वो हम ज़हन की बात करते हैं, उनका ज़हन यही है कि कैसे बीजेपी फ़ायदा पहुँचे और लोग नुकसान पहुँचे। ये बराबर। थैंक यू।